नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए जो सीबीसीएस पैटर्न का थर्ड सेमेस्टर की इन टर्म की परीक्षा प्रस्तावित है। 6 तारीख को फर्स्ट पेपर है, 6 जनवरी को, और 7 जनवरी को सेकंड पेपर है। तो फर्स्ट पेपर जिसका कोड है इतिहास विषय का HIS 201, उससे संबंधित एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आप लोगों को मैं सरसरी नज़र से पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पर एक प्रकाश डालने का प्रयास किया कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या क्या टॉपिक हैं। आइए आज बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज भी फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ टॉपिक जो छूट गए थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं शामिल किया हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। आज हम लोग, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीए तृतीय सेमेस्टर के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका कोड है HIS 201, प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। इसका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है वह है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इसमें नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदिता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, प्लासी एवं बक्सर का युद्ध और उसका प्रभाव। अब यहाँ से कल मैंने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को बताया हूँ, वहाँ से आप उसे देख लें। मैं आपको सरसरी नज़र से पूरे सिलेबस को समझाने का प्रयास करूँगा और किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे आप सीधे भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आ रहे हैं। पुर्तगाल देश के यात्री निवासी पुर्तगाली कहे जाते हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं। और प्रथम अगर यह पूछे कि भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो पुर्तगीज थे, सब पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली थे। और कौन पहले आया था, तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के तट पर आया था। और तत्कालीन वहाँ का राजा जो था कौन था, तो जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की, तो कोचीन में। प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय उसका कौन था, तो अल्फांसो उन्हें उसका जो था अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और दूसरा जो था वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे पुर्तगाल से बनेंगे। कल मैं इस पे प्रश्न बनाया था, कल की वीडियो आप जरूर देख लें। तो यहाँ से बनेगा डच से बनने वाला। डच जब भारत में आते हैं दूसरी क्रम में डच आते हैं, और डच 1605 ईस्वी में आते हैं। और डच जो अपना केंद्र बनाते हैं वह सर्वप्रथम केंद्र बनाते हैं आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में। वहाँ से प्रश्न बनेगा। तीसरी शक्ति अंग्रेज थी। अंग्रेज भारत में अगर कहा जाए तो पहले मिल्टन हॉल आया था अकबर के समय में ही, लेकिन जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का विलियम हॉकिंस आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। और उसके बाद जेम्स प्रथम आता है। जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो आता है, और वह कंपनी खोलने के लिए जहांगीर से समर्थन प्राप्त कर लेता है, और वह खोलता है भारत में 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम कोठी बनती है। अगर यह पूछा जाए अंग्रेजों ने अपने प्रथम कोठी कहाँ बनाई, तो वह बनाई, प्रयास तो किए थे मछलीपट्टनम में, लेकिन उनकी पहली कोठी व्यवस्थित रूप से जो बन पाई वह 1613 ईस्वी में। कहाँ पर बनी, तो सूरत में बनी। और डेनिश आए, डेनिश 1616 ईस्वी में आए। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की थी उसकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में, जब लुई 16वां वहाँ का तानाशाह शासक था, और उसका मंत्री जो था वित्त मंत्री कोलवर्ट था। तो कोलवर्ट अगर यह पूछे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो वहाँ पे आप बताएंगे लुई 14वां। वहाँ का वित्त मंत्री कौन सा था, तो कोलवर्ट था। और यहाँ से दो प्रश्न और महत्वपूर्ण बनते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक बेदरा का युद्ध, प्लासी और बक्सर तो अभी आगे मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे बेदरा का युद्ध महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेदरा का युद्ध जो है यह 1759 ईस्वी में नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदिता, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में, जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं, जिसमें डच पराजित हुए। यानी कि बेदरा का युद्ध कब हुआ प्रश्न बनता है, तो 1759 ईस्वी में
किसके किसके मध्य हुआ? तो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ। कौन विजयी हुआ? तो अंग्रेज विजयी हुए, डच पराजित हुए। और इसी बेदरा के युद्ध में डचों का व्यापार भारत में सीमित हो गया और अंग्रेज सर्वे सर्वा हो गए। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण युद्ध और है, साल भर बाद लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध। अब यहाँ से पूछेगा कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों के मध्य हुआ और इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे। और यहाँ पर वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेज विजयी हुए, फ्रांसीसी पराजित हुए और फ्रांसीसी व्यापारिक गतिविधियां भारत में अंग्रेजों ने सीमित कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप तैयार कर लें। और प्लासी का युद्ध कल बताया था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी कहाँ है? तो बंगाल में है। किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी के किनारे है। इस तरह का प्रश्न अगर बने। और इस युद्ध में किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेजों का सेनापति उस समय जो था, गवर्नर, हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। दोनों के मध्य लड़ा गया और इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। और यहाँ पे सिराजुद्दौला का जो मंत्री था, सेनापति था, वह था मीर जाफर, जिसने अंग्रेजों से मिलकर, रॉबर्ट क्लाइव से मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज बंगाल में प्रभुत्व प्लासी के बाद स्थापित कर लिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े बंगाल में, वो था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया प्रश्न बनता है? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया। अंग्रेज विजयी हुए और किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो वहाँ पे 3 शक्तियाँ एक तरफ थी भारतीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर कासिम और भारत का तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों के, जो हेक्टर मुनरो की सेनापति था, हेक्टर मुनरो से नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का, उसने इन तीनों भारतीय शासकों के, दोनों नवाबों और सम्राट को पराजित कर, और 1765 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण इलाहाबाद की संधि हुई। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई या किस युद्ध के बाद हुई? तो यह बक्सर के युद्ध के बाद हुई। और किसके किसके मध्य हुआ? तो इलाहाबाद की 2 संधियां हैं, एक 12 अगस्त है, एक 16 अगस्त है। तो 12 अगस्त वाली जो है, यह आपका एक संधि होती है अवध के नवाब के साथ होती है, सिराजुद्दौला के साथ, और दूसरी जो होती है वो होती है 16 अगस्त को। और 16 अगस्त वाली जो होती है वो शाह आलम से होती है, शाह आलम द्वितीय, यानी कि जो मुगल सम्राट था, नाम मात्र का ही सम्राट था, लेकिन इससे संधि होती है। तो 2 संधियाँ, इलाहाबाद की संधि, इतना गूढ़ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे एक बार प्रश्न बन सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 ईस्वी में हुई। और अगले प्रश्न को देखें, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनने की संभावना है अगर बहुत अंदर जाएगा, कि जो ये नवाब सिराजुद्दौला था, यह अलीवर्दी खां का नाती था, उसके छोटी पुत्री का पुत्र था। और बंगाल को स्वतंत्र किसने घोषित किया मुगल एम्पायर से? तो वह किया था मुर्शीद कुली खां। और एक क्वेश्चन यह बनता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने लाया? तो मीर कासिम ने लाया। ये सब प्रश्न बनते हैं। काल कोठरी की ब्लैक होल की घटना किसने जिक्र किया है? इस तरह के, मतलब कहाँ घटा था, किस गवर्नर जनरल के काल में घटा था या किस नवाब के काल में घटा था? तो ब्लैक होल की घटना अगर नवाब पूछे तो सिराजुद्दौला के समय में घटा था। और ब्लैक होल की घटना जो था उसमें लोग बताते हैं, हालवेल एक जिंदा, उसमें से इतिहासकार हैं, लिखे हैं, वो बचे हैं, बताते हैं कि एक कोठरी में जिसकी बहुत कम लंबाई थी, चौड़ाई थी, वर्गाकार, उसमें बहुत कम जगह थी, उसमें 146 अंग्रेजों को नवाब सिराजुद्दौला के आदेश पे बंद कर दिया गया, जिसमें से सुबह होते होते उसमें से मात्र 23 लोग मरे और 123 यानी 123 लोग मर गए। तो यह घटना को अंग्रेजों ने अपने आड़ के लिए, हमें नहीं लगता है सत्य है, लेकिन इतिहास में एक फैक्ट है, आप इसे तैयार कर लें कि ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना का जिक्र किसने किया है? तो हालवेल ने किया है, यह देख लें। और जो कब घटा था? तो 1756 ईस्वी में। उसी की आड़ लेकर प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने धोखे से सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को मिलाकर इसे पराजित कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लें, कल की वीडियो जरूर देखें, उसमें भी फैक्ट है। और दूसरी इकाई है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1770 से लेकर 1856 ईस्वी तक,
अब यहाँ पे मैं आपके सुविधा के लिए 1770 से इधर के जितने गवर्नर जनरल हैं 1856 तक व 57 तक टोटल मैं इधर देकर उनसे संबंधित चीज़ों को समझाने का प्रयास किया हूँ प्रश्न के माध्यम से, और कल की वीडियो में भी मैं समझाया हूँ। आप लोग वहाँ आराम से देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके वीडियो देखेंगे तो आपका पेपर एकदम यह तैयार हो जाएगा, आसानी से अच्छे अंक आप प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्षेत्रीय विस्तार की जो बात है, मैं कल कुछ प्रमुख युद्धों का जिक्र किया हूँ क्षेत्रीय विस्तार में, जैसे कर्नाटक के युद्ध, जो कि कर्नाटक के उत्तराधिकार आपस में लोग लड़ने लगते थे सत्ता के लिए, और इसका लाभ एक विरोधी के तरफ अंग्रेज खड़े हो जाते थे, एक के तरफ फ्रांसीसी खड़े हो जाते थे, और इसी रूप में 3 कर्नाटक का युद्ध लड़े गए, और कर्नाटक के युद्ध में ही वांडीवास का युद्ध मिला था 1760 ईस्वी में लड़ा गया, उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सीमित कर दिया पराजित करके। तो युद्धों को आप देख लेंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ, कब समाप्त हुआ, सब उसमें बताया हूँ। और मैसूर युद्ध जो हैदर अली और अंग्रेजों और टीपू, उसके पुत्र टीपू और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया, वो भी आप देख लें, तैयार कर लें उस वीडियो के माध्यम से। अब 1770 से 1856 ईस्वी तक जो कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार है कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ देखें, इस समय भारत में 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बन के भारत आया और 1785 ईस्वी तक रहा। अब इसके समय में क्या क्या सुधार हुए, अंग्रेज किस प्रकार भारतीयों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं, यह देखिए। जो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में, तो इसमें अंग्रेज ने प्लासी में अंग्रेज सिर्फ बंगाल में अपना पैर जमाए, लेकिन बक्सर के युद्ध का परिणाम प्लासी के युद्ध से अधिक व्यापक रहा, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद जो भारत में नाम मात्र का मुगल एम्पायर जो था, जिसे हम शाह आलम द्वितीय कहते हैं, सम्राट था उस एम्पायर का, वो भी पराजित हो गया अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने एक तीर से 3 निशाने मारे, एक तो बंगाल के नवाब को पराजित कर दिए, दूसरे अवध का नवाब शुजाउद्दौला एक शक्ति था, इसको भी पराजित कर दिए, और नाम मात्र का मुगल सम्राट जो था वो भी इनका पेंशनर हो गया इलाहाबाद की संधि से। तो इलाहाबाद की संधि में ने व्यापक प्रभाव पड़ा और भारत में अंग्रेज एकदम मजबूती से खड़े हो गए। अब यह लगने लगा कि भारत में सबसे प्रमुख शक्ति जो है वो अंग्रेज है, इलाहाबाद की संधि से ही। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो वारेन हेस्टिंग बन के आया 1770 में गवर्नर, और 1856 ईस्वी, ये तो क्षेत्रीय विस्तार है। अब 1770 से 1856 क्षेत्रीय विस्तार आपको देखना है, तो वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा। अब वारेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार किया। न्याय के क्षेत्र में पहला सर्वप्रथम सुधार किसने किया, तो वह किया था न्यायालयों की स्थापना करके वारेन हेस्टिंग ने। यहाँ से प्रश्न बनेगा, इसके समय में संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था, और यह 1773 में आया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई, और 1774 ईस्वी में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई उसमें कौन मुख्य न्यायाधीश था, तो एलिजा इम्पे था। यहाँ से प्रश्न बनेगा। उसके बाद 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था और व्यापारिक कार्य था उसको अलग कर दिया गया। यदि यह पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग किस एक्ट के तहत किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में, उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 ग्रुपों में बांटा गया। यहाँ से आप तैयार कर लेंगे। और तो और यहाँ से 1-2 प्रश्न और बनते हैं, जैसे कि जो ये वारेन हेस्टिंग है वह बनारस के राजा से, इसका एक बनारस के राजा के ऊपर इसने धोखाधड़ी का आरोप लगाकर बनारस के राजा चेत सिंह को परेशान किया था। तो यहाँ से चेत सिंह का मैटर किस गवर्नर जनरल से संबंधित है अगर आएगा तो चेत सिंह से है। और अवध की बेगमों का मैटर जो है, जो कि अवध का नवाब उधार ले लिया था, कंपनी का उधारी था, तो नवाब से जब वारेन हेस्टिंग ने मांगा तो वो कहा कि अवध की वो बोला कि बेगमों के पास है, बेगमों से लीजिए। तो वहाँ पर ये अवध की बेगमों का मैटर किससे संबंधित है, तो वह भी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। और घसीटी बेगम का मैटर जो है वह अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री थी, उससे इसका कि पैसा लेकर
वारेन हेस्टिंग और पैसा लेकर उसके पुत्र को उसने उपनवाब बनाया था। ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न और है कि नंद कुमार का मामला किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह वारेन हेस्टिंग से है। नंद कुमार बंगाल के एक ब्राह्मण थे और उन्होंने यह वारेन हेस्टिंग पे आरोप लगाया कि घसीटी बेगम से कुछ पैसा रिश्वत लेकर इन्होंने उसके पुत्र को उपनवाब बनाया है। अतः इससे वारेन हेस्टिंग चिढ़कर अपने मित्र, जो उसका मित्र था एलिजा एम्पे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, उससे कहकर इसने नंद कुमार के ऊपर फर्जी मुकदमा चला के और इसे फांसी दे दिया गया। नंद कुमार का मैटर भी बहुत प्रसिद्ध है, इससे प्रश्न बन सकता है। ये वारेन हेस्टिंग से था। और वारेन हेस्टिंग के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, जो 17 मई 1782 ईस्वी को समाप्त हुआ सालबाई की संधि से। तो सालबाई की संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो यह हुई थी आपके वारेन हेस्टिंग से। और किसके किसके मध्य? तो वहाँ प्रथम आंग्ल मराठा के बाद कौन सी संधि हुई? तो सालबाई की संधि हुई। और इसने क्या किया? वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। जैसे ही 1757 ईस्वी में प्लासी में अंग्रेजों ने जीता था, तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव, वह बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली बना दिया कि जो प्रशासनिक कार्य देख रेख थे वह उपनवाब को दे दिया गया, और जो राजस्व वसूली का विभाग था जहाँ से पैसे आने वाले थे उसमें अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व रखा, जिसे द्वैध शासन प्रणाली कहा गया, जिससे कि बंगाल को बहुत नुकसान हुआ। उस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वैध शासन को लगाया किसने? क्लाइव ने बंगाल में। और द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किस गवर्नर ने किया? तो वह किया वारेन हेस्टिंग्स ने। और एक प्रश्न और है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। किसके तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो यह प्रश्न है। और इसके साथ जो प्रश्न है द्वितीय मैसूर युद्ध, कल चारों मैसूर युद्ध पढ़ा चुका हूं, उसको आप उस वीडियो में देख लें। तो द्वितीय मैसूर युद्ध किसके समय लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था आपके वारेन हेस्टिंग के समय में, और इसमें मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। और यह युद्ध चला था 1780 और 84 से। और मैसूर को अपने अंडर में लेने के लिए, क्योंकि लगभग में इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही में था, एक तरह बंगाल प्रांत में था, उसको प्लासी बक्सर के द्वारा हस्तगत कर लिए। कर्नाटक युद्ध के माध्यम से फ्रांसीसियों को रोक दिए। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। उसमें उन्होंने अब रास्ते में जो रोड़ा था वह रोड़ा बना हुआ था आपका मैसूर को भी उन्होंने किस तरह से हस्तगत कर रहे हैं? तो दूसरा मैसूर युद्ध जो लड़ा गया वह लड़ा गया वारेन हेस्टिंग के समय में। इसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण है दूसरा जो फिर आ रहा है, गवर्नर जनरल हो गया है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो अब गवर्नर जनरल, जैसे 72 तक एक गवर्नर रहा कौन? वारेन हेस्टिंग। और 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, तो 74 से यह गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अब उसके बाद कार्नवालिस आया। कार्नवालिस के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है, कार्नवालिस का कार्यकाल आप देख लें 1786 से 1793 ईस्वी तक। और इसके समय में सबसे प्रमुख जो कार्य हुआ वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, और जो 1790 से 92 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान था, जो हैदर अली का लड़का था। हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित प्लस प्रश्न कल की वीडियो में भी है, आप लोग उसे देख लें, तैयार कर लें। यहाँ मैं बताया हूँ कार्यकाल से कि आपको आसानी हो। या पूछ दे श्रीरंगपट्टनम की संधि किस मैसूर युद्ध के बाद हुआ? तो तृतीय मैसूर युद्ध के बाद हुआ था। और अगर द्वितीय युद्ध के बाद, मैसूर युद्ध के बाद कौन संधि हुई? तो जो हुई थी वो मंगलौर की संधि हुई थी। इस तरह से आप तैयार रखेंगे। और कार्नवालिस से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। और अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था, प्रवर्तक कौन था? तो वह था कार्नवालिस। और सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित था? तो यह अस्थाई बंदोबस्त से था कि जिस दिन जमींदार को, अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ कि जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया और रैयत किसान सिर्फ मजदूर बन के रह गए। और इसमें
जो सबसे प्रमुख बात थी कि जो कंपनी को राजस्व देने वाले जमींदार थे वे जिस डेट को उन्हें देना था उसका नियम था कि सूर्य डूबने से पहले वह कोष में ले जाकर राजस्व जमा कर देंगे। अगर वो नहीं जमा करते तो उनकी जमींदारियां छीन ली जाती। उसी को सूर्यास्त का नियम कहते हैं। और यह 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, जिसके तहत 89% भाग अपने कंपनी को जमा करना था और 11% भाग खुद जमींदार को रखना था। यह अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व की एक व्यवस्था थी जिसे कि पहले 20 वर्षों के लिए चलाया गया और 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त कर दिया। वो कौन किया? तो कॉर्नवालिस ने किया। और कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जनक भी, भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक भी माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि बता ही दी है। अब उसके बाद आइए देखते हैं आगे। लॉर्ड वेल्जली आए। लॉर्ड वेल्जली का कार्यकाल रहा 1798 से 1805 ईस्वी। और लॉर्ड वेल्जली का सबसे प्रमुख जो प्रश्न बनता है तो वह सहायक संधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन अगर भारत में पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किसने किया तो वह फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले ने किया। लेकिन इसका व्यापक किस अंग्रेज ने प्रयोग किया तो वह था लॉर्ड वेल्जली। और लॉर्ड वेल्जली का प्रमुख प्रश्न सहायक संधि से आता है। और यह सहायक संधि करने वाला पहला जो भारतीय स्टेट था वो हैदराबाद था। इसको कल की वीडियो में बता दिए। तो वेल्जली से आपका सहायक संधि आएगा। अगला और चतुर्थ मैसूर युद्ध है। चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय यही लॉर्ड वेल्जली था जो 1799 में लड़ा गया और इसी के तहत टीपू की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से प्रश्न बनता है चतुर्थ मैसूर युद्ध और सहायक संधि वेल्जली से संबंधित है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है 1807 से 1813 ईस्वी में है। और इनसे प्रमुख प्रश्न जो बनता है तो यह रणजीत सिंह जो कि पंजाब के शासक थे, जिन्हें की राजा की उपाधि, रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दिया तो जमान शाह ने दिया था। और महाराजा रणजीत सिंह से लॉर्ड मिंटो प्रथम से एक संधि हुई थी जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। बार बार अमृतसर की संधि के डेट पूछे जाते हैं। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। और किसके मध्य हुआ था तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड मिंटो प्रथम था। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा लॉर्ड मिंटो प्रथम से, आप देख लें। और अगर रणजीत सिंह से प्रश्न बनने की संभावना जो है तो महाराजा रणजीत सिंह के दादा का नाम क्या था तो महासिंह। और महाराणा प्रताप महाराजा रणजीत सिंह जो थे वह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल थी जिसका नाम था सुकरचकिया, उस मिसल से थे। तो रणजीत सिंह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और आगे आइए, रणजीत सिंह से थोड़ा और एक दो टॉपिक जो होगा आगे पर लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, अब आगे आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। जिन गवर्नर जनरल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं बताने का प्रयास किया हूँ कम शब्दों में कि आप जानकारी रखें, परीक्षा में इंटर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सॉल्व कर सकें। तो उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट हैं जो 1823 से 1828 ईस्वी हैं। और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में बर्मा का प्रथम युद्ध, ये महत्वपूर्ण है, बर्मा का प्रथम युद्ध कौन गवर्नर जनरल लड़ा तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने लड़ा था। और यह जो लड़ा गया था वो 1813 से 1826 ईस्वी तक लड़ा गया था प्रथम बर्मा युद्ध। और इसके प्रथम बर्मा युद्ध के बाद समाप्ति किस संधि से हुई अगर प्रश्न बनता है तो यानदूब की संधि 1826। यह महत्वपूर्ण है। यानदूब की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था तो प्रथम बर्मा युद्ध से। अगला जो गवर्नर जनरल है, महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल बना। यह पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर जनरल वह बना था वारेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह विलियम बेंटिक कब बना 1833 ईस्वी में, जब चार्टर एक्ट आया 1833 का, उसके तहत बना था। तो 1828 से 1835 ईस्वी कार्यकाल है। इसका महत्वपूर्ण योगदान है सामाजिक क्षेत्र में। सती प्रथा का अंत कर दिया 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यह प्रश्न बनता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। कब किया 1829 में किया। और दास प्रथा का अंत कर दिया
मैकाले का विवरण प्रसिद्ध शिक्षा से संबंधित, मैकाले विवरण पत्र का संबंध किससे है? शिक्षा से है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था और इसने जो 1813 ईस्वी के चार्टर के एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर सौंपा था, तो उसके तहत जो 1 लाख रुपया आया 1813 के चार्टर के द्वारा, उसमें बवाल मच गया। भारत में पाश्चात्य और प्राच्यवादियों, जो प्राच्यवादी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के समर्थक थे, वह प्राचीन शिक्षा की बात करते थे, प्राचीन साहित्य की बात करते थे, और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक अंग्रेजी शिक्षा की बात करते थे, आधुनिक शिक्षा की बात करते थे। दो गुट में प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ और 1 लाख रुपए की धनराशि खत्म नहीं हो सकी। उसके बाद उस प्रश्न को सुलझाने के लिए विलियम बेंटिक ने, जो कि लॉर्ड मैकाले भारत में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि सदस्य के रूप में आया था। विधि सदस्य के रूप में आने वाला कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। और लॉर्ड मैकाले से जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 से शुरू हुआ था, उसे सुलझाने के लिए विलियम बेंटिक ने मैकाले को सौंपा। और मैकाले खुद अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था। वह अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हुए प्राच्यवादियों की साहित्यों की तुलना इंग्लैंड के लाइब्रेरी के एक कोने से भी तुच्छ कहकर अपमानित किया, और अंततः उसने अपनी शिक्षा नीति अंग्रेजी को लेकर वह अपना जो विवरण पत्र था 1835 ईस्वी में, ये विवरण पत्र 1835 ईस्वी में इसने विलियम बेंटिक, तत्काल भारत का गवर्नर जनरल था, उसको सौंपा और उसने शिक्षा नीति पे मुहर लगा दी। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है 1835 से। किस विवरण पत्र से? तो मैकाले के विवरण पत्र से। इसे तैयार रखिएगा आप लोग। उसके बाद नरबली का अंत कर दिया, ठगों का दमन किया था, और 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1813 में एक अधिकार व्यापारी खत्म किया गया था, चीन और चाय का छोड़ा गया था, उसे भी 1833 में खत्म कर दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अब अगले जो आए, अब देखें, महत्वपूर्ण है ऑकलैंड। ऑकलैंड महोदय आए, और ऑकलैंड महोदय 1836 से 1842 ईस्वी तक रहे। और ऑकलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है? तो प्रथम अफगान युद्ध लड़ा गया था 1839 से 42 ईस्वी। प्रथम अफगान युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे। कब लड़ा गया? तो यह युद्ध लड़ा गया 1839 से 1842 ईस्वी। यह प्रश्न ही महत्वपूर्ण है लॉर्ड ऑकलैंड से। अगला प्रश्न है, देखिए, बनेगा लॉर्ड एलनबरो अगले गवर्नर जनरल बने। और लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय हुआ, अंग्रेजों ने सिंध का विलय कर लिया। तो सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। और कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किसने किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने। कुशल अकर्मण्यता की नीति कि सब कुछ देखते हुए बस नज़र बना के देखें, शांति से पड़े रहें, इस नीति का इन्होंने बहुत प्रयोग किया था। कुशल अकर्मण्यता की नीति का प्रयोग करने वाला तो लॉर्ड एलनबरो। सिंध का विलय किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो। ये महत्वपूर्ण है। अगले हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक हैं। इनके समय में प्रथम सिख युद्ध लड़ा गया। प्रथम सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में लड़ा गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और कब लड़ा गया? तो 1845-46 में। और लाहौर प्रथम सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि कब हुई? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। तो इसे तैयार करें, यहाँ से प्रश्न बनेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं जो कि सुधार बहुत किए, लेकिन इनके कुछ गलतियों ने भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का ला दिया। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की बात हम कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856 ईस्वी तक। और इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। इनका कार्यकाल 1848 से 1856। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? तो 1848 से 49 में। और पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल के अधीन किया गया? तो वह किया गया लॉर्ड डलहौजी के। और द्वितीय बर्मा युद्ध किसके समय में लड़ा गया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब लड़ा गया? 1850 ईस्वी में लड़ा गया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और व्यपगत का नीति, जिसके लिए हम डलहौजी को याद करते हैं, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत की नीति का पालन किया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं। इसके तहत उसने भारत के कई राज्यों को उत्तराधिकार विहीन करके, बालक गोद लेने की अवमानना करके, निषेध करके उसने हथिया लिया। जिसमें देख लीजिए, सतारा को उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स या व्यपगत का सिद्धांत या विलय के सिद्धांत का
प्रयोगकर्ता कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। उसने सर्वप्रथम किसको हस्तगत किया? तो सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और अवध का विलय किया कुशासन के आरोप में जेम्स आउट्राम के रिपोर्ट पे। और भारत में रेलवे का विकास यही तीव्र गति से किया। पहली रेलवे भी इसी समय में 1853 ईस्वी में दौड़ी थी, बम्बई से थाने तक। और डाक तार की शुरुआत भी डलहौजी ने किया। और डलहौजी के समय में वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी आया, जिसे शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो कि भारत में क्रमागत विद्यालयों की स्थापना की और विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है, वुड का घोषणा पत्र। तो यहाँ आदि जिन जिन बिंदुओं को मैं बोला हूँ, पॉइंट को बोला हूँ, वहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप उसे तैयार करें, वीडियो को बार बार देख लें या समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लास्ट में मैं साइड हो जाऊंगा। तो वुड का घोषणा पत्र का संबंध किससे था? शिक्षा से था। किस गवर्नर जनरल से संबंधित था? तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित था। व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो लॉर्ड डलहौजी से। व्यपगत का सिद्धांत क्या था? कि भारतीय राजे रजवाड़ों को पुत्र गोद लेने से निषेध कर दिया गया, उन्हें उनका उत्तराधिकारी नहीं माना गया। किस किस को उसने व्यपगत के सिद्धांत, विलय के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसने हस्तगत किया? तो देखिए आपके सामने सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। और तो और अवध बचा हुआ था, तो अवध का विलय कुशासन के आरोप में लगा लिया, जो कि जेम्स आउट्राम ने कुशासन का आरोप लगाया। और रेलवे का विकास किया, बेहतर कार्य किया, लेकिन वो भी उस समय तत्कालीन अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही किया। और वुड का घोषणा पत्र आया, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका प्रभाव 1857 के विद्रोह तक पड़ा। कि 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग, जो बौद्धिक वर्ग था, वह खुद अपने को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से दूर रखा। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब इसके बाद इकाई 3 में महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब में उदय, उसके बाद से है मराठों का उदय, मैसूर का उदय, हैदराबाद का उदय। तो वह तो मैं मैसूर के उदय में हैदर अली से जो और टीपू सुल्तान से 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, उनको आप देख लेंगे पिछले वीडियो में, वहाँ से काम चल जाएगा। उसके बाद आगे जब तैयारी में एक एक बिंदुओं को कराऊंगा, क्योंकि समय कम है, उस समय मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक एक टॉपिक को, एक एक गवर्नर जनरल को एक एक वीडियो में पढ़ा के आपके समझ चलाऊंगा। तब समझने की तैयारी करिएगा। अभी तत्काल आपको मैं सरसरी नज़र से आपके सिलेबस को और आपके परीक्षाहीन टर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बताने का प्रयास किया हूँ। तो महाराजा रणजीत सिंह से 2 प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है। एक तो महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो शुकरचकिया मिसल के थे। और यह उस समय, इनके समय में पंजाब में कितनी मिसलें थीं? तो 12 मिसलें थीं। यह प्रश्न बनता है। और अमृतसर के संधि जो ये किए थे, वहाँ पे अमृतसर की संधि की बात हुई है, रणजीत सिंह लॉर्ड मिंटो प्रथम से किए थे 25 अप्रैल 1809। उसमें सतलज नदी के पश्चिम में इन्हें रहना था, पश्चिम अंग्रेज नहीं जाएंगे, पूरब रणजीत सिंह नहीं आएंगे। तो वही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनेगा। और महाराजा की उपाधि इनको किसने दिया था? तो जमान शाह ने दिया था। और शुकरचकिया मिसल के थे, तो बता ही चुके, अमृतसर की संधि किए थे। यहाँ से प्रश्न, मैसूर के उदय से जो बात है, तो हैदर अली का उत्कर्ष है। हैदर अली अंग्रेजों के आग का किरकिरी बना हुआ था, क्योंकि वह अपने मैसूर को एक संगठित कर लिया था और उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना किया था। उसका पुत्र जो था वह टीपू सुल्तान, उसे मैसूर का टाइगर कहते हैं। उसका संबंध जैकोबिन दल फ्रांसीसी क्रांतिकारी संगठन से था। उसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। इस तरह से जो प्रश्न बनना है, कल के वीडियो में आप मैसूर के उदय में मैसूर के युद्धों को देख लेंगे, कर्नाटक के युद्धों को देख लेंगे। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक, आप चौथा टॉपिक जो आपका है हैदराबाद का उदय। तो हैदराबाद के वहाँ पे मैसूर के उदय में हैदर अली का बहुत योगदान है। और हैदराबाद के उदय में निजाम उल मुल्क आसफ शाह, जिसको चिनकलिज खां कहते हैं, उसका महत्वपूर्ण योगदान है हैदराबाद के उत्कर्ष में, चिनकलिज खां का। उसके पश्चात प्रश्न, चौथा यूनिट था इकाई आपका भू राजस्व व्यवस्था, भारतीय पुनर्जागरण। तो भू राजस्व व्यवस्था से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था चलाए थे। एक मैं बता दिया आपका स्थायी बंदोबस्त, जिसके तहत कार्नवालिस थे। दूसरा जो बंदोबस्त चलाया गया था वह था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रवर्तक जो थे
वह थॉमस मुनरो और जेम्स ग्रांट महोदय, चार्ल्स ग्रांट महोदय थे, ये लोग थे। और यह किस प्रांत में लगाई गई थी? जैसे अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में और रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई में लागू की गई थी, जिसके प्रवर्तक थॉमस मुनरो और आपके चार्ल्स ग्रांट महोदय हैं। उसके बाद तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लगाया गया था, और उसके प्रवर्तक जो थे वह थे, महलवाड़ी के प्रवर्तक जो थे वे थे मैकेंजी। और यहाँ पे 2-3 प्रश्न ये बनता है कि मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो किसानों से सीधे कर लेना रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाता है। और अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों को मालिकाना हक मिल गया, किसान मजदूर बन के रह गए। और महलवाड़ी में 5-6 गांवों का एक समूह बना के राजस्व व्यवस्था किया जाता था, उसे महलवाड़ी कहते थे। क्षेत्रों को आप जान गए, कहाँ पे लागू कौन कौन व्यवस्था है, कौन कौन किसके प्रवर्तक हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप देख लेंगे। और भारतीय पुनर्जागरण से संबंधित जो प्रश्न है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण के पिता कौन कहे जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को महाराजा की उपाधि किसने दिया? अकबर सेकेंड। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कब स्थापना किए थे? 1828 ईस्वी में। सती प्रथा के समाप्ति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और संवाद कौमुदी नामक पत्रिका चलाते थे। यह सब प्रश्न परीक्षा में बनने की संभावना है। राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और राजा राम मोहन राय जी एक पत्र निकालते थे, आठवीं सभा का भी इन्होंने स्थापना किया था, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ब्रह्म समाज हो गया। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। इनके पत्र का क्या नाम था दयानंद जी के? सत्यार्थ प्रकाश। इनके बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। और फिर इसके बाद विवेकानंद से प्रश्न बनेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने किया। और फिर एनी बेसेंट जो कि भारत में होम रूल आंदोलन चलाई, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे पुनर्जागरण में। अहमदिया आंदोलन और आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। तो ये पुनर्जागरण से प्रश्न बनाए जाएंगे। और भारतीय शिक्षा के विकास से संबंधित 1813 का चार्टर से संबंधित 1 लाख रुपए का प्रावधान, 1833 में 10 लाख रुपए का प्रावधान। और फिर मैकाले मिनट प्राच्य पाश्चात्य का सिद्धांत को समाप्त किया। और पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया, छनाई या पृथक्करण का सिद्धांत। और वुड का डिस्पैच जो है भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वहाँ से शैक्षिक विकास से आएगा। तो इन टॉपिकों को मैं जिन टॉपिकों को जिक्र किया हूँ, आप लोग उसे अच्छी तरीके से देख लें, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें, वीडियो को पॉज करके देखें। मैं भरसक प्रयास किया हूँ कि आप फर्स्ट पेपर संपूर्ण समाप्त हो गया, आपको सरसरी नज़र से पूरी मैं बता दिया कि क्या कैसे है, आप लोग इसे तैयार कर लें। निश्चित तौर से परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास होंगे। इसके बाद सेकंड पेपर की वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।